नमस्कार, मैं हूं एन वी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर के सामने एक अच्छा होटल है और उस होटल में तरह तरह के पकवान बनते हैं और उसे खाने के लिए लोगों की भीड़ जमती है और लोगों को टेस्ट पसंद आता है, होटल चल पड़ती है। लेकिन अचानक वो बावर्ची के दिमाग में आता है कि वो खाना बनाना बंद कर देगा और उसने खाना बनाना बंद कर दी। नतीजा ये होगा कि कस्टमर पहले धीरे धीरे निकल जाएंगे, बाद में शायद एम्प्लॉयज़ को भी निकालना पड़ेगा क्योंकि लोड ऑफ करते हैं, और बाद में एक नौबत ऐसी आती है कि जहाँ होटल मालिक उस होटल को या तो ताला ठोकता है या फिर एक नए बावर्ची को लाना पड़ेगा। कुछ यही हाल है हमारे शरीर के साथ। हमारे शरीर को आप एक रेस्टोरेंट समझ लीजिए, एक होटल समझ लीजिए, और इसके अंदर काम करने वाले जो डिफरेंट कस्टमर्स जो आते हैं वो है ब्रेन, लिवर, लंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसमें जो खाना बनाने वाला है वो है हमारे शरीर के अंदर जो बोन है, बोन के अंदर एक टिश्यू है, टिश्यू को हम बोलते हैं मैरो, बोन मैरो, और वो मैन्युफैक्चर करता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह। ये जब सप्लाई बंद हो जाती है तो ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वो स्टार्व ऑफ हो जाते हैं और उसकी डेथ सर्टन हो जाती है। इन हालातों में दो ही तरीके रह जाते हैं, या तो फिर बाद में उस होटल को बंद कर दो यानी बॉडी को बंद कर दो, या फिर बाद में एक नए बावर्ची लाओ यानी कि नए बोन मैरो से उस होटल को ज़िंदा रखो। कुछ ऐसी बातें आज हम करने जा रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर, कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, उसमें क्या रिस्क है, क्या प्रोग्रेस किया है वगैरह। और इसको समझाने के लिए आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो डॉक्टर्स हैं जो विद्वान डॉक्टर्स है। डॉक्टर केतन मोडक जो कि एक हेमाटोलॉजिस्ट एंड BMT सर्जन फिजिशियन है, और साथ साथ में डॉक्टर पंकज द्विवेदी है जो कि एक पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, और दोनों काफ़ी अनुभवी डॉक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। केतन सर, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है? यस शर्मा जी, आपने बहुत ही खूब उदाहरण देके समझाया सारा चीज़ें कि एक होटल है और वो बंद होने वाला है, और सारा एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। हम भी ये जानने के पहले कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, पहले यही जानना ज़रूरी है कि बोन मैरो क्या होता है। हम जनरली जो समझाते हैं, हमारा समझ ये होता है कि बोन मैरो एक प्रकार का फैक्ट्री है जहाँ पे जैसा आप बोले लाल खून, सफ़ेद खून और प्लेटलेट से 3 चीज़ें बनती है, और नॉर्मल प्रोडक्शन जब तक चल रहा है तब तक ठीक। जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे हम ब्लड का या बोन मैरो का बीमारी समझते हैं। अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसी कई बीमारियों में हमें करना पड़ता है जिसमें ब्लड का या बोन मैरो का प्रॉब्लम आता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोलॉगस, एक होता है एलोजेनिक। ऑटोलॉगस यानी हम खुद का ब्लड स्टेम सेल्स जो हम लेते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, फिर जो पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, एंड उसका स्टोर किया हुआ ब्लड या स्टेम सेल्स जो हम बोल रहे हैं वो वापस चढ़ाए जाते हैं। ये है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। ये कई टिपिकल लिम्फोमा या माइलोमा ये बीमारियों में की जाती है। दूसरा है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें हमें एक डोनर की ज़रूरत होती है। वो डोनर भाई बहन, माता पिता या कोई अनरिलेटेड डोनर जो कि काफ़ी सारे रजिस्ट्रीज है जहाँ पे पाया जा सकता है, तो उसका HLA मैचिंग करके एक टेस्ट होता है, वो किया जाता है और फिर उनसे स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाती है जी। लेकिन मेरा सवाल है कि ये डोनर की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? तो ऐसा है सर कि ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट जो है उसमें बोन मैरो में उतना प्रॉब्लम नहीं है। हमें उनको हेवी डोज कीमोथेरेपी देना है, और हेवी डोज कीमोथेरेपी देने के बाद उनके स्टेम सेल्स पूरे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं। बट जो एलोजेनिक है, जैसे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अप्लास्टिक, सिकल सेल, इसमें बोन मैरो ही खराब है उस पेशेंट का, जहाँ पे सेल्स ठीक से बन नहीं रहे, तो जमीन खराब है, तो आप वहाँ पे पेड़ लगाने जाएंगे तो पेड़ उगेगा नहीं, तो हमें जमीन या मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब जमीन ही खराब है तो किसी अच्छी मिट्टी को उसमें लाके हमें डालना पड़ेगा, सो दैट पेड़ वहाँ पे उग सके, फर्टाइल बनाएंगे। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसे ज़रूरत पड़ सकती है? सो अभी तक हम लोग ये तो समझ गए कि एक्चुअली बोन मैरो है क्या। सो सेम चीज़ें हैं कि जहाँ बोन मैरो की परेशानी है उन सब लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ, इनमें 2 टाइप से हम उनको समझने के लिए सरलता से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं बिनाइन डिसीजेस जो कि कैंसर नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि स्टेम सेल खराब हो गई है। इनका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, अपने विदर्भ रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, या थैलेसीमिया। सो यहाँ हीमोग्लोबिन इतना इनसफिशिएंट है क्योंकि हमारी स्टेम सेल्स में खराबी है, तो हम क्या चाहते हैं
कि इस स्टेम सेल्स को ख़त्म करके नई स्टेम सेल डाल दें और इन बीमारियों से निजात पा जाए। सो बिना, ये कहलाती है बिनाइन डिसीजेस। सो सिकल सेल हुआ, थैलेसीमिया हुआ या प्लास्टिक एनीमिया हुआ, ऐसी बीमारी है जहाँ स्टेम सेल ने काम करना ही बंद कर दिया, तो जहाँ पे हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। इनके अलावा एक्चुअली ब्लड, बहुत सारे ब्लड कैंसर्स हैं जिनमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक अंतिम उपाय है और एक ऐसा है कि जो निर्णायक तौर पे बीमारी को ख़त्म कर देता है और व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है। जैसे उसमें है ब्लड कैंसर्स में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो बच्चों में सबसे कॉमन होने वाला ब्लड का कैंसर है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, बड़ों में मल्टीपल माइलोमा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जी, किन किस्म की प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, चाहे वो ऑटोलॉगस हो या एलोजेनिक हो, किस किस्म की प्रिपरेशंस करनी पड़ती है बिफोर द ट्रांसप्लांट? सो कोई भी ट्रांसप्लांट इज़ अ प्लान्ड प्रोसीजर। हम सारा प्लान करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना होता है कि सारा चीज़ें नॉर्मल है। बीमारी तो नॉर्मल नहीं होगी, बट बाकी उनका हार्ट का कंडीशन, लंग का कंडीशन या कुछ ब्लड की टेस्ट हो गए, कहीं पे उनको इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देख के हमारा पूरा शीट होता है जिसमें हम सारा चीज़ें चेक करते हैं, हमारा पूरा टीम चेक करेगा और क्रॉस चेक होगा वो चीज़ें, और जब हमें लगेगा कि हाँ वो क्लियर है तब हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए आगे लेके जाएंगे। तो कार्डियक चेकअप, लंग का चेकअप, काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट, कुछ स्पेसिफिक बीमारियों में उसके स्पेसिफिक टेस्ट, जैसा माइलोमा में माइलोमा का वर्कअप करते हैं हम कि कितना बीमारी कम हुआ है ट्रांसप्लांट लेने के पहले। तो उस प्रकार से वो चेकअप करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट जो लंग के विशेषज्ञ है, डेंटिस्ट, ईएनटी सर्जन, उनका भी क्लियरेंस लेते हैं ट्रांसप्लांट आगे जाने के पहले, सो दैट ट्रांसप्लांट शुरू करने के पहले हमें एटलीस्ट कोई मेजर तकलीफ तो नहीं है, इसका हमें पता चले। जी सर, ये तो हो गई प्री प्रिपरेशन, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ट्रांसप्लांट करने के पहले कुछ कंडीशनिंग करना पड़ता है बॉडी को, तो कंडीशनिंग किन कंडीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं और क्यों करना पड़ता है, क्या ज़रूरत है उसकी? बहुत अच्छा सवाल है शर्मा जी। ये एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। सो किसी के लिए भी नए स्टेम सेल देने के लिए ऐसा ही है जैसे आप किसी नए घर में जाएं तो आपको घर को साफ करने की ज़रूरत है और अपना सामान व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। तो सेम ऐसा है कि हम उस पहले बोन मैरो को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए हम अलग अलग कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं कंडीशनिंग रेजिमेन। ये ऐसी दवाएं हैं, कीमोथेरेपी की हैवी डोज दवाएं हैं जो बोन मैरो को स्टेम सेल से खाली कर देती हैं और जगह बनाती हैं नई स्टेम सेल्स के लिए। इनके दो तरीके हैं कि एक तो वो ऐसा हम कंडीशनिंग रेजिम चुनते हैं जो इस बीमारी के अगेंस्ट भी काम करे और स्टेम सेल को ख़त्म करे जो एग्जिस्टिंग है, और नई जो स्टेम सेल्स आने वाली हैं उनके लिए जगह बना दे। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल होता है। बहुत सारे कीमोथेरेपी रेजिम हैं जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं बोन मैरो को प्रिपेयर करने के लिए। जी, तो इसमें एफरेसिस भी आता है सर? जी हाँ। सो एफरेसिस एक प्रोसेस है एक्चुअली। जैसे आप गए हों ब्लड बैंक में, कई लोग गए होंगे अपना ब्लड देने के लिए, सो उन्होंने देखा होगा एक मशीन के अंदर वो ब्लड कलेक्ट होता रहता है। सेम प्रोसेस आपके स्टेम सेल कलेक्शन की है। जो स्टेम सेल कलेक्शन करने की प्रोसेस है उसको कहते हैं एफरेसिस। तो इसमें या तो पेशेंट के खुद के, जैसा डॉक्टर केतन ने बताया, ऑटोलॉगस के केसेस में, या फिर डोनर इन केस ऑफ एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, उस केसेस में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में डोनर के स्टेम सेल का एफरेसिस करते हैं। वो स्पेसिफिक मशीन है जो स्टेम सेल डोनर के निकाल के एक बैग में कलेक्ट करती है, और जो उसके ब्लड बैंक के स्पेशलिस्ट होते हैं वो बताते हैं कितना अमाउंट चाहिए और उसमें कितनी क्वांटिटी है जो कलेक्ट किया गया है स्टेम सेल। उसके बाद फिर इस पूरी प्रोसेस को हम एफरेसिस कहते हैं। उसके बाद किसी किसी को उसी समय, मोस्ट ऑफ द टाइम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में, और कई बार ऑटोलॉगस में हम इसको क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं, डीप फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि स्टेम सेल्स मरे नहीं, और जब हम इनको कंडीशनिंग दे दें उसके बाद यही एफरेसिस वाला जो प्रोडक्ट है ये हम इनको वापस कर देते हैं स्टेम सेल्स को। जी। So, ये इसमें प्रोसेस। जी, एक महत्व की बात ये बताना चाहूँगा कि एक ज़माने में हम अभी भी उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, बट अभी एक्चुअल बोन मैरो करके हम स्टेम सेल्स कलेक्ट नहीं करते हैं। जैसा डॉक्टर पंकज ने भी बताया कि हम एफरेसिस मशीन से पेरिफेरल ब्लड से निकालते हैं। 5 दिन उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं सो दैट बोन मैरो से स्टेम सेल्स ब्लड में आए और कलेक्ट करें। दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये एक्चुअली हम बोन मैरो नहीं कर रहे हैं, बोन मैरो से नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है। सो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा इंजेक्शन है, बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है, सस्ता सा इंजेक्शन है जिससे डोनर को देते हैं और उनके स्टेम सेल्स ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से वो मशीन कलेक्ट कर लेती है। लेकिन कंडीशनिंग के दौरान कहिए, कंडीशनिंग के बाद कहिए, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं? यस,
सो कंडीशनिंग थेरेपी जो होती है इट्स मोस्टली एक कीमोथेरेपी जैसा ही होता है। हम कंडीशनिंग कर रहे हैं ताकि हम जगह बना सके जो बाहर से आने वाले स्टेम सेल से, और जो पेशेंट का खुद का इम्यून पावर है, जो प्रतिकार शक्ति है, उसको दबा के रख सके ताकि जो बाहर से आने वाले मेहमान है उसको वो बसने दे वहाँ पे। तो कंडीशनिंग रेजिमेन जो कीमोथेरेपी है वो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रमाण से वो हो सकता है। किसी को उल्टियाँ लग सकती है, किसी को लूज मोशंस हो सकता है। सबसे ज़्यादा डर हमें इन्फेक्शन का होता है, तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको स्पेशल रूम में रखते हैं जो हेपा फिल्टर्ड रूम बोलते हैं उसको, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम कर सके। बट उसके बावजूद काफ़ी बार इन्फेक्शन होते हैं, बट डेफिनेटली उसको कवर अप करने के लिए काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ अवेलेबल होती है। क्वेश्चन है सर, आउट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, आप दोनों में से कोई बोल सकता है इसका आंसर। ये जब हम कंडीशनिंग करते हैं उसके बाद जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस किया जाता है, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो इसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम देते हैं उनको, क्योंकि आप ये मानिए कि किसी की भी बॉडी दूसरा बाहर से आने वाले किसी भी सब्सटेंस को फौरन समझती है। स्टेम सेल हम पहले मैच करके देखते हैं, हमारे मैच करने के बाद कुछ ऐसे माइनर एंटीजन होते हैं जिनको बॉडी अपना नहीं मानती उस स्टेम सेल को, उसको रिजेक्ट कर सकती है। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम उनके इम्यून सिस्टम को दबा के रखते हैं और ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव रेजिमेन यूज़ करते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो आने वाली स्टेम सेल है उसके अगेंस्ट में काम ना करे। लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज नहीं होता सर? कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ ना कुछ आएंगे, हाँ। जब भी ये चीज़ें रहेंगे कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए हम लोग वहाँ पे जी। हैं। बट कॉम्प्लिकेशंस तो होने ही वाले, बट हम चाहते हैं कि बाहर से आए हुए सेल्स उसमें अपना घर बनाए और उसका बोन मैरो या उसका सारा कामकाज सही से वापस, तो उसके लिए दवाई देना ही पड़ेगा। दवाई देंगे, कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स और ये होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर मैनेजेबल। दूसरा जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है एक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। सो ये क्या है कि जो ग्राफ्ट है, मतलब ग्राफ्ट जो स्टेम सेल ली है, अब ये इस बॉडी को भी कुछ ना कुछ फॉरेन लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा अपना मानेंगे, तो उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू करते हैं। सो उनको कहते हैं हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ये एक तरह का साइड इफेक्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है। क्या है कि जैसे हम लिकीमिया के लिए यूज़ करें इनको, तो यही सेल लिकीमिया के अगेंस्ट भी काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस लिकीमिया इफेक्ट। सो कैंसर के उसमें थोड़ा बहुत ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज परमिसिबल है, या हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जो मैंने बोला बिनाइन डिसीज है जैसे प्लास्टिक एनीमिया हुआ, सिकल सेल हुआ, या प्लस ये थैलेसीमिया हुआ, इसमें हम ये नहीं चाहते कि ये GVHD हो, तो इसमें हम इम्यूनोसप्रेशन काफ़ी लंबे समय तक देते हैं पेशेंट को, बजाय मैलिग्नेंट कंडीशन जिनमें हम जल्दी उनको ऑफ कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर आपसे पूछूंगा क्योंकि आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कि क्या ये प्रोसीजर मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर BMT का, वो अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में एक जैसा होता है कि उसमें डिफरेंस होता है? ये बड़ा वैसा अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को जानना भी चाहिए। सो अगर आप प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर जैसा भी हमने डिस्कस किया, FRSS, कंडीशनिंग या GVHD प्रोफाइलैक्सिस, सो प्रोसीजर सेम होता है, बट उनका दवाइयों की मात्रा बच्चों के वजन और हाइट के हिसाब से हम देते हैं। बच्चों के इंडिकेशंस, मतलब क्यों कर रहे हैं, वो थोड़े से अलग हो सकते हैं बजाय बड़ों के। बच्चों में टॉलरेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है कि बच्चे जो कीमोथेरेपी, इंटेंस कीमोथेरेपी है, उनको ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, बट अगर आप प्रोसीजर बोलें तो मोर और लेस सेम ही है कि हम बच्चों में यूज बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या फिर बड़ों में बोन मैरो। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, साइड इफ़ेक्ट्स है, तो ये बच्चे किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? सो मैंने बोला कि बच्चों में उससे लड़ने की या कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, सो उनमें टॉलरेबिलिटी ज़्यादा है। बट आप समझिए कि आप 4 साल के बच्चे को हैवी कीमोथेरेपी दे रहे हैं जिसको अभी लंबा टाइम निकालना है। सो लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी के कंडीशनिंग रेजिमेन के साइड इफेक्ट बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अडल्ट। व्हाट आर द अदर रिस्क सर अपार्ट फ्रॉम GVHD? जैसा मैंने कहा आपको कि इन्फेक्शन हमारे इधर सबसे बड़ा खतरा होता है ट्रांसप्लांट के बाद। सो इन्फेक्शन ही सबसे बड़ा रिस्क है, उसके बाद आता है GVHD जो ऑलरेडी डॉक्टर पंकज ने बताया, और उसके अलावा छोटे मोटे कुछ रिस्क्स होते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट रिस्क बोले तो एक रिलैप्स या रिकरेंस ऑफ द डिसीज इज वन ऑफ द रिस्क, जिसमें हमारे बॉडी ने
दूसरे जो स्टेम सेल्स आए उनको बैठने नहीं दिया, जिस कारण से वो अपना काम नहीं कर पाए और आगे जाके बीमारी वापस आई, या बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन बोला जाता है। इसके अलावा कभी पीलिया होना, स्किन रैश होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। यस, बट इट नथिंग फेटल, ऐसा कुछ नहीं है। सो फेटल चीज़ें होती है ट्रांसप्लांट में, देर इज ऑलवेज अ रिस्क। कोई इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या वेंटिलेटर या उस पे जाने की उनको ज़रूरत पड़ी कभी, तो ऐसे इसमें कभी कभी इट कैन बी फेटल, बिकॉज उनका प्रतिकार शक्ति बहुत कम होता है उस समय। चांसेस है, लेकिन मिनिमल चांसेस है। मिनिमल चांस, ऑफ कोर्स। जो हम अगर देखें कि क्योर होने का चांस कितना है वर्सेस फैटेलिटी, तो क्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बट वंस प्रोटोकॉल्स फॉलो किया आप लोगों ने, तो आई थिंक चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं फैटेलिटी। Yes. अभी की जो सपोर्टिव वो हैं अपने पास सुविधाएं हैं, जैसे आईसीयू की सुविधा हुई, या जो बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जो अब इंडिया के अपने विदर्भ में, अपने नागपुर में ही अवेलेबल हैं, तो उससे अपना सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए ये बात सही है कि उसमें मोर्टेलिटी के या फैटेलिटी के चांस तो हैं, बट वो अब काफ़ी कम हो गए। ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लग जाता है सर? तो अंदाजन आप पकड़िए एक 3 से 4 हफ्ता पेशेंट को भर्ती रहना होता है अंदाजन। ऑटोलॉगस में और 1 हफ्ता कम, 3 हफ्ता। एलोजेनिक में अंदाजन 4 हफ्ता। और उसके बाद भी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आसपास, हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं रहिएगा, बिकॉज कभी भी कोई दिक्कत होती है इमरजेंसी में दे कैन कम। पहले 3 महीने बहुत क्लोजली फॉलोअप लेते हैं, और उसके बाद अगर सब ठीक है तो देन फॉलोअप का जो ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा देते हैं। जी। और रिकवरी की बात करें तो कितना टाइम लग जाता है आफ्टर ट्रांसप्लांट? सो ये अलग अलग चीज़ों की रिकवरी है। अगर हम अपने डॉक्टरी भाषा में बोलें कि एक वो पूछेंगे हमारा इम्यून सिस्टम कब रिकवर हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरा होगा कि लगभग 2 साल लग जाएंगे आपके इम्यून रिकवरी में। लेकिन हर चीज़ों की रिकवरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली रिकवरी हम मानते हैं काउंट की रिकवरी, यानी कि WBC, प्लेटलेट, RBC। सो इनकी रिकवरी में, जैसे डॉक्टर केतन ने बोला, 3 से 4 हफ्ते में ये रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और रिकवर हो जाते हैं। फिर दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन उनका पूछा होता है कि हमारे बाल चले गए, ये कब आएंगे? सो ये भी हमारे लिए रिकवरी है। सो मोस्टली आफ्टर कंप्लीशन 3 मंथ to 6 मंथ वो बाल उनके आ जाते हैं। सो ये रिकवरी है। बीमारी से रिकवरी तो जब हम कंडीशनिंग देते हैं तो हम ये मानते हैं कि जब हमने कंडीशनिंग उनको करा है, सो वो बीमारी के अगेंस्ट भी काम कर रहा है और ये उस चीज़ से तो रिकवर हो गया है। सो अलग अलग चीज़ों में, एस्पेक्ट में रिकवरी का टाइम अलग अलग है। जी। बट ओवरऑल एक रफ पीरियड है 2 years और 2.5 years। इम्यूनिटी की रिकवरी को 1 से 2 साल लग जाते हैं पूरा। टिल देन प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। जी। डोनेट कौन कर सकता है सर? बोन मैरो कौन डोनेट कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होते हैं क्या? और 3rd है कि इससे डोनर्स को क्या रिस्क होता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। सो डोनेट यूजुअली, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर तो मैच रिलेटेड डोनर हो गए, जो घर के डोनर है। उसके अलावा एक रजिस्ट्रीज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ डोनर। जनरली वो यंग डोनर प्रीफर करते हैं। उस पर काफ़ी सारे बैटरी ऑफ टेस्ट किए जाते हैं और उस पे से वो देखते हैं कि वेदर डोनर इज़ फिट और नॉट। तो जनरली यंग और बाकी कोई मेजर हार्ट का या लंग रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नहीं है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस एंटिल कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ही कैन बी अ डोनर। वो जाके डेफिनेटली रजिस्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर करना चाहिए, सो दैट हम किसी के काम में आ सके कभी। और रिस्क जो होता है वो बहुत ही मिनिमल, एज क्लोज टू नेग्लिजिबल होता है। तो उसमें थोड़ा सा चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल। ये ऐसा ही है जैसे कि हम ब्लड डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है या A नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, आप रजिस्टर्ड हैं, कोई ऐसा जिसको ज़रूरत है तो रजिस्ट्री में आपका नाम है, आपको ढूंढ लेंगे। ऐसे ही दूसरे जैसे कि WBC, उनका ब्लड ग्रुप तो नहीं, उनके लिए HLA होता है। सो हमें हमारी जांच जाती है, वो अपना HLA करके रख लेते हैं अपनी रजिस्ट्री में, और फिर आपका HLA किसी से मैच होगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो डोनर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका है कि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ एज अ बोन मैरो डोनर और स्टेम सेल डोनर। बोन मैरो तो नहीं करते, स्टेम सेल डोनर। जी। आप बीच में अनरिलेटेड डोनर्स की बात कर रहे थे, तो कैन यू हाईलाइट मोर ऑन दैट? सो अनरिलेटेड डोनर, जैसा मैंने बताया, अपनी भारतीय और आउटसाइड इंडिया भी काफ़ी रजिस्ट्रीज है, जो एक बैंक है उनका डोनर का, जिन्होंने रजिस्टर किया। हम खुद भी दोनों डोनर करके रजिस्टर्ड है और हमारा HLA वहाँ पे स्टोर्ड है।
तो कभी भी किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसा उनके तरफ रिक्वेस्ट जाएगा हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल उनको रिक्वेस्ट भेजेगा और उनको पूछेगा हमारे पास ये पेशेंट है, हमें इसके लिए अनरिलेटेड डोनर कोई अगर होगा जिसका मैचिंग है HLA तो हमें बताइए। तो वो लोग अपने बैंक में चेक करेंगे, वो चेक करके देखेंगे HLA मैच है क्या, अगर है तो डोनर को वो कॉल करके पूछेंगे आप डोनेट करना चाहते हैं क्या। अगर डोनेट करना चाहते हैं तो फिर उस पे आगे और काफ़ी जांचें होंगी, क्योंकि उस समय वो कैसा है वो जांच करना। यस यस। और वो अगर फिट है, डोनर रेडी है, तो वहाँ पे कोई आसपास सेंटर जहाँ से उनका टाइप है वो जाके वहाँ पे स्टेम सेल्स डोनर के कलेक्ट करेंगे और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे पेशेंट का ट्रांसप्लांट होने वाला है वहाँ पे भेजेंगे। सर व्हाट हैपेंस मतलब पोस्ट ट्रांसप्लांट? सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि सब में ये अप्रीहेंशन है कि हम ट्रांसप्लांट तो करा ले पर होगा क्या। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनको हम एक्चुअली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कि जैसा ही ट्रांसप्लांट हुआ उसके कुछ दिनों में हम ऐसा वैसे 2 भागों में हम उसको बांट देते हैं, लेस देन 100 डेज, मोर देन 100 डेज, ऐसा एक नॉर्मल हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। बट फिर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद जैसे आज आपका कंडीशनिंग खत्म हुआ, आपको स्टेम सेल दिया, ये आपका प्रोसेस हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। अब परेशानियां शुरू होती हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम है। सो पहले इन्फेक्शन का खतरा होता है बट उनको हम ट्रीट करते हैं। GVHD का खतरा होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं, रिकवरी होती है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं जब आपका काउंट बढ़ने लगता है, WBC बढ़ता है, तो उनके रीएक्टिवेशन के चांसेस होते हैं। सो हम उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई इनमें ये वायरस तो नहीं आ रहा है और उसके लिए हम दवा देते हैं। सो जस्ट आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन, GVHD, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऐसे उनके बाद है। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्योर। आप हमारे सिर्फ इसी बात पे हम स्ट्रेस नहीं दे सकते कि ये साइड इफेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है हम इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी बीमारी से क्योर हो जाएगा। तो आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट वी एक्सपेक्ट एज पर डिसीज, जो भी डिसीज़ है, जो भी उसकी हालत, उस हिसाब से उसको ठीक होने के कितने % चांस। तो क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा फ्रॉम द पेशेंट साइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद? बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद यस। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जैसा डॉक्टर पंकज ने भी कहा कि हम उनको डिवाइड करते हैं उस पीरियड में और इनिशियल फर्स्ट 100 डेज में हम उनको क्लोज फॉलोअप रखते हैं। तो उसमें प्रिकॉशंस वही होती है जो हम एक छोटे न्यूबॉर्न बेबी के लिए शायद ले। अच्छा। सेक्लूड करके रखेंगे, कम से कम लोगों से इंटरेक्शन करना, साफ सुथरा खाना देना, अच्छे से वेल कुक्ड, कच्चा कुछ अवॉइड करते हैं खाने के लिए, जनरली बाहर का कुछ भी अवॉइड करते हैं। अगर घर में या किसी के आसपास किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उनसे कांटेक्ट करने में मनाही जनरली होती है। 2 चीज़ें मैं और उसमें ऐड कर देता हूँ। एक, हम उन्हें अधिकतर भीड़ वाली जगह में जाने से मना करते हैं और रेगुलर मास्क का यूज़ करने और हैंड वॉश का यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं आपके चैनल से बताऊं, कि पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनाइजेशन को जरूर उनको पूछना चाहिए अपने डॉक्टर्स को कि मेरा ये प्रोसीजर हो गया है, तो इससे क्या है उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो जो पहले वैक्सीन लगे हैं, लसीकरण हुआ है, उसका इफेक्ट अभी चला जाता है। तो हम उनको आफ्टर 6 मंथ ऑफ पोस्ट ट्रांसप्लांट हम उन्हें रीइम्यूनाइजेशन के लिए उनको ले वापस। सक्सेस रेशियो की बात करेंगे सर। सक्सेस रेशियो क्या है इसका? ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि जो दर्शक है वो लोग डेफिनेटली दे विल बी क्यूरियस टू नो अबाउट द सक्सेस रेशियो। नहीं, आई एग्री। सक्सेस रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है शायद ये डिस्कशन का, जब भी हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से हर एक डिसीज़ के वाइज और कौन सा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके मुताबिक सक्सेस रेशियो डिसाइड होता है। अगर ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट है तो उसमें सक्सेस रेशियो अलग रहेगा, बट मेरे हिसाब से एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें खासकर मैं कहना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर पंकज ने भी पहले हाईलाइट किया कि सिकल सेल इस एरिया में बहुत है। तो सिकल सेल और थैलेसीमिया के पेशेंट्स में अगर मैच डोनर मिलता है तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% तक है। वेरी गुड पर्सन। 10 में से 8 से 9 लोग ठीक होते हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। इवन ल्यूकेमियाज में, ताकि ब्लड कैंसर में सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास होता है। नॉट बैड, नॉट एट ऑल बैड सर। और प्लास्टिक एनीमिया में आप इसको इंक्रीज करके 80 to 90% भी आप लेके जा सकते हैं विथ मोर प्रिकॉशंस एंड ऑफ कोर्स विथ मोर प्रिकॉशंस। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करेंगे। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिपेंड करते हैं कि आपने किस एज में उसका ट्रांसप्लांट किया। जैसे पीडियाट्रिक में है सो देन होल लाइफ इज देयर। अगर आप उसको ऐसे डिवाइड कर दें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गन का डिसफंक्शंस। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बिल्कुल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी क्या है, कंडीशनिंग रेजिम हमने क्या यूज़ किया है। तो हम उनके
रूटीन मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे हमारे कंडीशनिंग रेजिम है, उसको कहते हैं साइट टीबीआई। टीबीआई मतलब पूरी बॉडी को हम इरेडिएट करते हैं। सो बच्चों में अगर ये चीज़ करेंगे तो उनका दिमाग का डेवलपमेंट, आगे ग्रोथ, ये सब अफेक्ट होते हैं। बड़ों में, एडोलेसेंट में अगर हमने बहुत ये कंडीशनिंग रेजिम से उनको इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं, तो हम उनको काउंसिल करते हैं और जो भी तरीके हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के वो हम यूज़ करते हैं। सो बट अभी के जो ये हैं दवाइयाँ हैं वो कम से कम साइड इफ़ेक्ट से आती हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सो हम कोशिश करते हैं, 2 साइड इफ़ेक्ट हैं बट उनको कम से कम रखने। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जैसे जितना यंग रहा पेशेंट उतना ज़्यादा चांसेस है ऑफ इस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का दुष्परिणाम नहीं होगा, ये बोल सकते हैं हम? ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर यंग भी है तो भी क्या कीमोथेरेपी दिया है उस हिसाब से लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड होते हैं। जैसा डॉक्टर पंकज ने भी कहा कि टीबीआई अगर दिया, पूरे बॉडी को रेडिएशन दिया है, भले यंग बच्चा है बट लॉन्ग टर्म उसको साइड इफेक्ट्स होने के चांस है। तो उसका फिर मतलब एज इज इररिलेवेंट यहाँ पर इस चीज़ में कुछ अगर पहलू में देखा जाए तो एज इज इररिलेवेंट। आपका ये जो शो था सर, ये आपने जो बोला, जो कुछ बताया, ये अपने आप में एक मैसेज था, लेकिन फिर भी एक पर्सनल मैसेज देना चाहोगे दर्शकों को? बारी बारी से आप दे सकते हो। व्हाट विल बी दैट मैसेज? सो हम यही कहना चाहेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये कई सारी बीमारियों के लिए, खासकर ब्लड की बीमारियों के लिए एक क्यूरेटिव ऑप्शन है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से डरने की ज़रूरत नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए जो एक्सपर्टाइज लगता है, जो सपोर्टिव केयर लगता है, वो अभी हमारे यहाँ भी मौजूद है, नागपुर में भी मौजूद है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, तो वो सर्जरी नहीं है। वो एक प्रकार की प्रोसीजर है जिसमें जैसा हमने सारा चीज़ें डिस्कस किया वो सब होती है, और जो कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं भले वो मैनेजेबल होते हैं। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से डरिए मत। अगर कोई शंकाएं है तो गूगल मत देखिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए। नवाट्सअप यूनिवर्सिटी। यस सर, आप क्या कहेंगे? मेरा भी मैसेज यही है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जरूर है बट अवेलेबल है और विद एक्सपर्टीज़ के साथ अवेलेबल है। सक्सेस रेट हम अभी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अराउंड हम उसको अचीव कर पा रहे हैं। सो मैं लोगों से अपील करता हूँ, एक तो आप डोनर बनिए और दूसरा लोगों पे ये जागृति या ये मैसेज फैलाइए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यूरेटिव ऑप्शन है। आगे आइए और अपने डॉक्टर से बात करिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अभी नए इंडिकेशंस आ रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए। सो ये तकनीक जो है ज़रूर अपने डॉक्टर से, जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनसे डिस्कस करिए और ज़रूरत लगे तो हमारे पास आइए, क्योंकि हिम्मत की कीमत है बोलते हैं। सही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।